We'll discuss question number 22 based on semiconductor chapter, which is a very good topic. You should know about the concept of this topic very well. Section C का first question. Let's understand it. Draw the energy band diagrams for the conductors, semiconductors, and insulators at T is equals to 0 Kelvin temperature. How is electron hole pair formed in a semiconductor at room temperature? अब बहुत ज़्यादा आसान है, आपको रेट और एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाने हैं, एनर्जी डायग्राम्स बनाने हैं। देखो प्रॉपर थ्योरी से लिखने पड़ेगा ये तो आपको, ठीक है नहीं? आपको इसमें कंडक्टर्स की डेफिनेशन देकर आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देके इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक उस तरीके से इंसुलेटर की डेफिनेशन देके आपको डायग्राम लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। देखो पहले ये समझो कि एनर्जी डायग्राम होता क्या है, समझ रहे हो? इसके लिए एक दो वे ले लेते हैं, एक ये रहा और एक और ले लेते हैं। ठीक, ये हुआ कुछ इस तरीके से करके। यस, चलो समझते हैं। देखो ये जो आप साइड दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। क्या बोला जाता है इसको? हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक, अभी ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड गैप, इसको EG से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? इसको हम कंडक्शन बैंड तो EC से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा वैलेंस बैंड तो EV से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है एनर्जी डायग्राम या फिर बोलो एनर्जी बैंड डायग्राम। अब हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ये कंडक्टर्स के लिए, समझ रहे हो? कंडक्टर्स के लिए ड्रॉ करेंगे। कंडक्टर के लिए क्या होता है कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसको ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड को वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर के अंदर भी अपने अंदर क्या रखते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी क्या रखते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, जिसकी वजह से उनके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं? कंडक्शन बैंड में होते हैं। या आप ऐसे बोलो कि कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है वो ज़ीरो होता है। ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में इंक्रीमेंट, समझ गए? अब आप अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, की, देखो इंसुलेटर्स जो होते हैं वे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिखा दो, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी बैंड गैप होता है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा गैप हो जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन में एनर्जी दोगे तो वो जंप तो करता है लेकिन कभी भी कंडक्शन बैंड के पास नहीं पहुंचता, और इस कंडक्शन बैंड के पास पहुंचने से पहले इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाती है और वापस से वैलेंस बैंड के अंदर आ जाता है। इसलिए इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। ठीक है, अब बात करें सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी बैंड कैसे बनेगा। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये मैंने बना रखे हैं, देख लो। मेरे नोट्स अगर ख़राब हो तो आप बताओ। अब आप ना पढ़ाई करो तो मामला तो फिर बेकार है। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर्स के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। किससे कम होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, कितना गैप होता है? एनर्जी गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसलिए इनको हीट देनी पड़ती है, या फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर पहुँच जाते हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर आते ही ये क्या कंडक्ट करा देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब वो ये भी पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्यों बनते हैं रूम टेम्परेचर पर? क्योंकि किसी भी मटेरियल या कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है वैसे वो,
किसी भी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, किसी भी सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या क्यों क्रिएट होते हैं, वो ये पूछ रहा है। देखो, कोई भी मटेरियल हो जो कि बेसिकली कंडक्टिविटी शो करता हो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता हो, रूम टेम्परेचर पर इसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं, रैंडमली इधर उधर मोशन, इस मोशन को बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनके रिवॉल्यूशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए क्या बोला जाता है कि भाई देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स 0 डिग्री केल्विन इन रूम टेम्परेचर पर होते हैं तो इनके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी होती है कि इनके मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए। इसलिए होल्स और पेयर का फॉर्मेशन चलता रहता है सेमीकंडक्टर्स में, समझ रहे हो। इसका बी पार्ट समझते हैं। इसका बी पार्ट थ्योरेटिकल है, आप इसका आंसर चाहे गूगल कर लीजिएगा, जैसे भी है कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। उसने बोला है, लेकिन उससे पहले इसको रफ करना पड़ेगा स्लाइड को। ठीक है, देखो उसने बोला कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ आर मेंबर्स ऑफ फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड हैव्स द सेम लैटिस स्ट्रक्चर। कार्बन इज एन इंसुलेटर वेयर सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। जो कार्बन है और ये जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन होता है 14th नंबर पर और हमारा कार्बन कितने नंबर पर होता है, हमारा हमारा कार्बन कितने नंबर पर होता है, 6th नंबर पर होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कितने का 2 4, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 2 8 10 और 4। अभी देखो, कार्बन का जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास में है, जो लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में हो। लेकिन जो हमारा सिलिकॉन का एटम है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। इसलिए सिलिकॉन के एटम को, या फिर ऐसे बोलो सिलिकॉन के जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर भी आराम से थर्मल वेलोसिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर फ्री रह सकते हैं। लेकिन कार्बन के एटम्स फ्री नहीं रह सकते, है कि नहीं, सीधा साधा सा हिसाब कि इसकी जो बेंडिंग एनर्जी है, या ऐसे बोलो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियस में प्रेजेंट, वो ज़्यादा होती है। इसलिए कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं रह पाते। और 0 डिग्री केल्विन पर अगर इसको ज़रा से भी हीट दे जाए सेमीकंडक्टर को, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर बाहर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन किसकी तरह बिहेव करता है, एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नहीं, सीधा साधा सा इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल बेस्ड ऑल्सो। उसने बोला है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके हैज़ अ प्लेट एरिया ए, ये रहा, सेपरेशन डिस्टेंस डी। ओ ये है सेपरेशन डिस्टेंस डी टोटल, ये टोटल डिस्टेंस सेपरेशन डी है, ये हाफ डिस्टेंस है d/2। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, दे नहीं रखी इन्होंने, ये भी d/2 हो जाएगी। शातिर हो रहे हैं। हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन 2 वेज। ओ शेयर, ठीक है। क्या निकलना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द 2 केस। फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में जो हमारा मटेरियल है ये किससे फिल किया हुआ है, सपोज करो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया, लेकिन यहाँ पर एयर है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर की वैल्यू होती है 1। यहाँ भी क्या है कि एयर मीडियम है, यह है 1। यहाँ पर ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन बस हम फर्स्ट केस के लिए बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक बात बताओ, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अकॉर्डिंग बताओ कि ये दोनों अब किस तरह कॉम्बिनेशन में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर के ये दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे, कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2। ये भी कैपेसिटर 1 की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर 2 की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको ज़रा भी याद हो तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम क्या बोलेंगे, द कैपेसिटर will behave as two capacitors when a and dielectric medium is filled between the plates।
is filled between the plates। ठीक है, तो ये C1 की तरह बिहेव करेगा और ये C2 की तरह बिहेव करेगा। कहाँ गया ये C1 की तरह बिहेव करेगा, ये C2 की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाएं। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू के डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड स्मॉल डिस्टेंस डी, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन डी। अब ये है सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस के लिए? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस के 1/C2। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले C1 कैलकुलेट करेंगे। C1 कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, C1 कैलकुलेट कीजिएगा। C1, तो C1 कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे आप? C1 कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लगाओगे कैपेसिटेंस का, अभी भी लिखा था हमने, के ऑफ द C1 में एक मीडियम है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, ग्लास, वाटर, पानी, कुछ भी। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एरिया ए दे रखा है और सेपरेशन डिस्टेंस है उनकी D/2। तो C1 की वैल्यू कितनी बनेगी? C1 की वैल्यू बनेगी के एप्सिलॉन ए इंटू 2 डिवाइडेड बाय डी। नहीं समझे आप? जल्दी बताओ। सिमिलरली दूसरे केस में, सिमिलरली अगर आपको दिखाऊं, ये रहा सेकंड केस में, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो एयर है और के की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, सेपरेशन डिस्टेंस D/2 है। ठीक है, तो सिमिलरली लिखेंगे और एक सेकंड, सिमिलरली लिखेंगे और C2 की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी? के एयर है इंटू एप्सिलॉन इंटू ए, सेपरेशन डिस्टेंस वहाँ भी D/2 है, तो C2 की वैल्यू भी क्या आएगी? के एयर के लिए वैल्यू है 1 इंटू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई बाय 2। जल्दी बताओ किसको समझ नहीं आया? ठीक है, बस अब C1 C2 की वैल्यू रख दो। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1, 1/C1 यानी इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अरे चलो, तुमको थोड़ा परहेज है यार मेहनत करने से। 2/D प्लस के 1/एप्सिलॉन ए इंटू 2 डिवाइडेड बाई डी। अब ये डी ऊपर चला जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डी बाय के एप्सिलॉन इंटू 2a प्लस के डी अपॉन एप्सिलॉन 2a। समझ गए? नहीं समझ गए? अभी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं होगा, 1/एप्सिलॉन 2a कॉमन ले लो या डी भी कॉमन ले लो साथ में, डी अपॉन एप्सिलॉन 2a कॉमन लिया तो कितना बचा? 1/k प्लस के 1। इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? ये डी अपॉन एप्सिलॉन 2a 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 1। समझ रहे हो? ओ सॉरी, के। तो अब आपकी क्या वैल्यूज़ बनेंगी? ये क्या वैल्यूज़ बनेंगी? ये बनेगी C1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डी बाय एप्सिलॉन 2a k प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। ये वैल्यूज़ बन गई आपकी फाइनली। आपको C इक्विवेलेंट चाहिए कि कितना टोटल कैपेसिटेंस बना, वो बनेगा हमारा 2 एप्सिलॉन a ब्रैकेट में k प्लस के a डिवाइडेड बाय डी के। ये बनेगा जी आपका फाइनल फॉर्मूला। डी, अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, ख़त्म करो 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 करो। तो 2 एप्सिलॉन a इंटू के डिवाइडेड बाई डी के प्लस 1, ये बनेगा आंसर आपका। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब तो सेकंड केस के लिए देखते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस कि जब हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस तरीके से भर दिया गया हो, समझ रहे हो, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस तरह से फिल कर दिया है तो हमारा क्या टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा? सीधा सीधा सा हिसाब है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अरे यार ये फिर पेन टैप दिक्कत कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। चलो अब सही है।
तो हम इसको देखेंगे कि भाई ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है ये एरिया बाय 2 हो गई, ये डिस्टेंस अब क्या पूरी टी हो गई, समझ रहे हो? ठीक, तो चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं। अभी फॉर सेकंड केस बी केस के लिए बोथ ये कैपेसिटेंस C1 की तरफ बिहेव करेगा, कैपेसिटेंस C2 की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि आपने दोनों को अलग अलग मीडियम से सेपरेट कर दिया है। तो क्या करेंगे, बोथ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई। कैसा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो दो, कोई दिक्कत नहीं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है आपको, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस के C2। तो अब आपको C1 भी चाहिए C2 भी चाहिए, तो लिखेंगे हैंस फॉर कैपेसिटेंस C1 का फॉर्मूला लगाएंगे के एप्सिलॉन, एरिया कितना है, एरिया बाय 2, और सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली कैपेसिटेंस सेकंड की वैल्यू कैसे लेंगे आप, इक्वल्स टू के एप्सिलॉन ए बाय 2 अपॉन में स्मॉल डी। अब देखो C2 में जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो एयर है और के एयर की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ मेंशन भी करेंगे कि जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो एयर है, तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा 1। तो इसको ऊपर की ओर करते हैं भाई, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके ऊपर। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे ना आप, बहुत सही है। तो आपको C इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए बस, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 कितना है था आपका अभी के इंटू एप्सिलॉन ए अपॉन 2D प्लस के, यहाँ पर कितना बनेगा ये, के की वैल्यू 1, तो एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय यहाँ भी 2D। नहीं समझे आप? अब 2D जो है ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे 2D रह जाएगा। नहीं समझे आप? ऊपर क्या बचेगा, के एप्सिलॉन ए प्लस के एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन ए आप ले लो कॉमन, एप्सिलॉन ए ले लो आप कॉमन, तो कितना बचेगा, के प्लस 1 अपॉन 2D। यही बन गया इसका आंसर। लो जी, खत्म क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन है हमारा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 slits is given by 1 millimeter, screen distance is 1 meter away, a beam of light consisting of 2 wavelengths 500 nanometer 600 nanometer is used to obtain interference fringes. Calculate the distance between the first maxima for the 2 wavelengths, फिर the least distance from the central maximum where the bright fringes वेवलेंथ कोइंसाइड। ऐसा क्वेश्चन हमने क्या है, शायद मेरे को याद आ रहा है। लेकिन आप पहले क्या लिखने वाले हो, कुछ वैल्यूज़ लिखने वाले हो। वैल्यूज़ क्या क्या दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो भाई, स्मॉल डिस्टेंस डी की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻³ मीटर, ये बात दे रखी है। दूसरी बात स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, वेवलेंथ दे रखी है, फर्स्ट वेव की वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ लो जी मीटर में कन्वर्ट कर ली। लैम्डा 2 दे रखी है 600 × 10⁻⁹ मीटर। चलिए डिस्कस करें आगे की ओर। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ए पॉइंट में पूछा क्या है। देखो क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा फॉर 2 वेवलेंथ्स। 2 वेवलेंथ्स के लिए फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में कितने डिस्टेंस में पूछे। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं इसकी थ्योरी, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट nth ऑर्बिट फ्रिंज। क्या लिखेंगे, द पोजीशन फॉर द फर्स्ट nth ऑर्बिट फ्रिंज मैक्सिमम या मैक्सिमा कौन से फॉर्मूले से आती है, xn इक्वल्स टू लैम्डा डी इंटू एन लैम्डा डी इंटू डिवाइडेड बाई स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस डी। आपको फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है, उसने खुद बोला, देखो इसमें कहीं दे भी रखा है अभी यार, अभी तो पढ़ा था मैंने। लेंथ यूज टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंज फ्रॉम द 2 slits
फर्स्ट मैक्सिमा। तो आपको एक्स टू वेवलेंथ्स के लिए x1 की वैल्यू निकालनी है। तो xn1 इक्वल्स टू n की वैल्यू तो 1 हो गई, लैम्डा 1 इंटू स्मॉल डिस्टेंस कैपिटल डिस्टेंस d अपॉन स्मॉल डिस्टेंस d। कैलकुलेट करें, वेवलेंथ कितनी है 500 इंटू 10⁻⁻⁹ 500 इंटू 10⁻⁻⁹। डिस्टेंस कितनी है, सेपरेशन डिस्टेंस 1 मीटर को तो 1 को 1 लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है 1 मिलीमीटर है, तो 10⁻⁻3। तो कितनी बन जाएगी, पहली वेवलेंथ से बनने वाली nth पोजीशन पे फर्स्ट मैक्सिमम फ्रिंज कितनी दूर बनेगी, 500 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर दूर बनेगी। अब xn सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड वेवलेंथ के लिए क्या बनेगी, तो 1 इंटू, इसमें भी फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है, तो 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम है भाई, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, क्योंकि कैपिटल डी की वैल्यू तो 1 मीटर है, इज इक्वल्स टू 600 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। जल्दी बताओ आपने, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, सीधा सा हिसाब है, आप डिस्टेंस निकाल दोगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो फिक्स पॉइंट के बीच में दोनों का डिफरेंस लेके अब आपको डेल्टा एक्स एन कैलकुलेट करना है। डेल्टा एक्स एन के लिए क्या करोगे, xn2 माइनस के xn1 करोगे, ठीक है। कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी था, फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द सेकेंड वेवलेंथ माइनस फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो 600 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस के 500 इंटू 10⁻⁻⁶ कॉमन लेंगे, और 600 माइनस के 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 10⁻2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो कितना बचाएगा 10⁻⁻⁴ बच जाएगा। ये मीटर है। एक बात बताओ, जल्दी बताओ, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�3। अरे इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आगे की ओर, समझ रहे हो, ऐसे लिख सकते हैं, ये मीटर में चल रहा है। और 10⁻³ में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर में 1 मिलीमीटर होते हैं। तो ये कितना बचेगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर, इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो 10⁻1 है तो 10 नीचे जाएगा, तो 1/10, तो 0.1 मिलीमीटर क्या आई है, दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस आई है। ए पार्ट खत्म, बी पार्ट पढ़ें इसका। लोग देखो बी पार्ट, इसका बी पार्ट में पूछा है द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड्स। अब उसने बोला है द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब है दोनों वेवलेंथ यानी जो दोनों लाइट रेज हैं अगर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड्स करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों की डिस्टेंस सेम नहीं होगी क्या, सही बताओ, जल्दी बताओ। अगर दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं तो दोनों की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा बी नोड से सेम डिस्टेंस रहेगी। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रख देंगे, इसमें एक्स एन वाला फॉर्मूला रखें। देखो एक्स एन फॉर द फर्स्ट वेवलेंथ विल बी सेम फॉर एक्स एन फॉर द सेकेंड वेवलेंथ, ठीक है। तो एक्स एन वन कितना है, आप अरे एक बात छोड़ो, एक्स एन वन का फॉर्मूला लगाओ सीधा, कितना होता है n1 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इक्वल्स टू n2 लैम्डा डी बाय स्मॉल लैम्डा 2 लैम्डा 1 अपॉन डी। डी से डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, तो n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 n1 अपॉन n2 n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब आपको वो फ्रिंजेस निकालनी हैं, अब आपको ये पता लगाना है कि किस नंबर के फ्रिंजेस पर दोनों वेवलेंथ से बनने वाली फ्रिंजेस एक पॉइंट पर कोइंसाइड करने वाली हैं। तो लैम्डा 2 की वैल्यू रखेंगे 600 नैनोमीटर और लैम्डा 1 की वैल्यू है 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म, तो वैल्यूज़ कितने आएंगे 6/5 कि पहली वेवलेंथ के लिए 6th फ्रिंज और दूसरी वेवलेंथ के लिए 5th फ्रिंज दोनों एक पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगी। कितने पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगी, एक पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगी। तो हमको उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। अगर इस पी पॉइंट पर दोनों वेवलेंथ्स आकर कोइंसाइड कर रही हैं तो इन दोनों पॉइंट्स, माफ़ कीजिएगा, इसकी जो सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। करें, n1 की वैल्यू 6 हो गई, n2 की वैल्यू 5 होगी, तो एक्स एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
कितना n1 इंटू λ1 इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, वैल्यूज़ रख दूँ तो n1 कितना है 6, λ1 है 500 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई बाय डी है कैपिटल 1, स्मॉल डी है 10⁻⁻3। कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज आएगा 3 मिलीमीटर। चलो अब देखते हैं कि क्या ये दूसरी वेवलेंथ के लिए भी 3 मिलीमीटर आएगा। अगर दोनों वेवलेंथ के लिए 3 मिलीमीटर आ गया तो हम बोलेंगे कि पी पॉइंट पर दोनों वेवलेंथ कोइंसाइड कर रही हैं। तो n2 इंटू लैम्डा डी डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू n2 है हमारा 5 इंटू लैम्डा 2 कितनी है 600 इंटू 10⁻⁻9 गुना 1 डिवाइडेड बाय कितना स्मॉल टी 10⁻⁻3। जब तुम इन सबको सॉल्व करोगे ना तो भी 3 मिलीमीटर आएगी। तो हम क्या बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा से 3 मिलीमीटर दूर दोनों वेवलेंथ एक पॉइंट पर कोइंसाइड्स करेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए। बोलो समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।